तो दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास के बारे में कक्षा 10 के सामाजिक अध्ययन का जो अपना पाठ नंबर 1 चल रहा है, स्वर्णिम काल से लेकर 1208 तक का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। और उसी में हम पढ़ रहे हैं मौर्य काल। मौर्य काल का जो समय बताया था 300 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक माना गया है। और इसी में हमने चंद्रगुप्त को पढ़ा और आज हम बिंदुसार का जिक्र करते हैं। बिंदुसार जिसका टाइमिंग 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक माना गया है। और चंद्रगुप्त का जो समय था वो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक का माना है। तो आज हम बिंदुसार की बात कर रहे हैं। और बिंदुसार एक ऐछने मतलब ऐसा राजा था जिसने अपने पिताजी से मिले राज्य का न तो उन्होंने विस्तार किया और न ही उनको खोया। तो बिंदुसार के उपनाम, जब हम बिंदुसार के उपनामों का जिक्र करते हैं तो हमें वायु पुराण में बिंदुसार का नाम भद्रसार देखने को मिलता है। भद्रसार। और जैन ग्रंथ में हमें बिंदुसार का नाम C.A. सेन देखने को मिलता है। और यूनानी ग्रंथ में इन्हें एमित्रचेटस के नाम से जाना गया है। एमित्रघात या एमित्रचेटस है। इनका संस्कृत रूपांतरण शत्रुओं का नाश करने वाला। तो दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, बिंदुसार कक्षा 10 के हिसाब से ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें चंद्रगुप्त और अशोक को जोड़ने के लिए बिंदुसार को पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि इतिहास में टाइमिंग के हिसाब से अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो इतिहास कभी भी समझ में नहीं आती है। इतिहास को एक क्रमबद्ध ढंग से पढ़ना बहुत अनिवार्य है। और अनिवार्य मतलब इसको क्रमबद्ध ढंग से पढ़ेंगे तो ही इतिहास को हम समझ सकेंगे। तो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो देखो, हम बिंदुसार को पढ़ रहे हैं जो मौर्य काल का दूसरा शासक है। तो देखो, हमने बिंदुसार के उपनाम पढ़े और उपनामों में हमें भद्रसार, C.A. सेन और एमित्रचेटस मिला। बिंदुसार की माँ का नाम दुर्धरा था। इसकी माँ का नाम था दुर्धरा। और बिंदुसार के दरबार में सीरिया का राजा एंटियोकस और एंटियोकस का जो राजदूत था डाइमेकस, वो इसके दरबार में आए थे। एंटियोकस
का राजदूत है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। डाइमेकस है। मेगथनीज किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त के। ये माना जाता है कि मेगथनीज का जो उत्तराधिकारी डाइमेकस है, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। तो दोस्तों, बिंदुसार आजीविक धर्म को मानने वाला था। ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे और ब्राह्मण धर्म को मानते थे और इसलिए ये माना जाता है कि बिंदुसार के 16 पत्नियां थी और 16 पत्नियों के 101 पुत्र थे, जिसके बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था सुसीम। दूसरा पुत्र आता है अशोक और अशोक के बाद में तीसरा जो पुत्र आता है तिस। इन तीन को हमें ध्यान में रखना है और बाकी को इतना याद करना कोई आवश्यक नहीं। तो सुसीम को तक्षशिला जो केंद्र था, तक्षशिला का जो विश्वविद्यालय केंद्र है, तो सुसीम को तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रांत सौंप दिया और अवंती का जो प्रांत था वो प्रांत अशोक को सौंप दिए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो, ये मगध है और मगध का बिंदुसार के मंत्री हुए थे। प्रथम शुरू में प्रारंभ में तो इनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य और उसके बाद में राधा गुप्त और एक मंत्री का नाम आता है विक्रम भट्ट। ये दो प्रांत है अवंती की राजधानी उज्जैन। अवंती को राजा बनाया अशोक को बिंदुसार ने और तक्षशिला का राजा बना दिया सुसीम को। हाँ, तो दोस्तों, सुसीम को जब राजा बनाया गया था तो ये उल्लेख हमें तिब्बती लेखक और बौद्ध विद्वान तारानाथ के ग्रंथ से पता चलता है कि तक्षशिला में बिंदुसार के समय में 2 बार विद्रोह हुए। कितनी बार है? 2 बार विद्रोह हुए। तो प्रारंभ में जब विद्रोह हुआ तो उस समय सुसीम से उस विद्रोह को नहीं दबाया गया, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को तक्षशिला में भेजा गया और अशोक तक्षशिला में जाने के बाद इस यहाँ पे हो रहे विद्रोह को कुशलतापूर्वक, मतलब आसानी से इस विद्रोह को एक वीरता के साथ इस विद्रोह को दबा दिया और दबाने के बाद अवंती आ गया और उसके बाद नेपाल में विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए भी अशोक को भेजा और अशोक ने इस विद्रोह को भी दबा दिया और फिर वापस अवंती आ गया। तो जब ये एक अच्छा वीरता पूर्वक लड़ने वाला राजा था और योग्य होने के नाते भी बिंदुसार इसको राजा नहीं बनाना, अपनी गद्दी पर नहीं बिठाना चाहता था। गद्दी पे बिठाना चाहता था सुसीम को और सुसीम एक अयोग्य शासक की दृष्टि में था, क्योंकि वो विद्रोह को दबा नहीं सकता और विद्रोह को दबा नहीं सकता वो कभी गद्दी पर बैठने के लायक भी नहीं हो सकता। इतिहास में ये माना गया है कि जो व्यक्ति गद्दी नहीं संभाल सके वो कभी भी राजा के योग्य नहीं है, क्योंकि उसे बाहर वाले अन्य प्रांत वाले कभी भी
गद्दी पर रहने नहीं देंगे। फिर अंतिम समय में अशोक को यहाँ पे जब विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह में अशोक को भेजना चाहा राधा गुप्त के माध्यम से, लेकिन राधा गुप्त अशोक का चाहता था और अशोक को पूरी बिंदुसार की मन की जो बात थी उसको बता दिया कि आपके पिता बिंदुसार सुसीम को यहाँ का राजा बनाना चाहते हैं, तो यहाँ का राजा बनाएंगे तो अगर आप इस विद्रोह को दबाने जाओगे तो आप इस विद्रोह में व्यस्त हो जाओगे और अपने इस बिंदुसार की इस अपने पिता की मृत्यु हो जाएगी और सुसीम को ये राजा बना देगा। तो राधा गुप्त के कहने के उपरांत अशोक यहाँ पे न जाकर मगध के क्षेत्र मगध में गया और मगध में जाने के बाद बिंदुसार की मृत्यु हो गई और अशोक इस गद्दी पर बैठ गया 273 ईस्वी में। और 273 ईस्वी से लेके 269 मतलब 4 साल इन्होंने आपस में अपने भाइयों से युद्ध किए और उसके बाद 269 में इन्होंने राज्याभिषेक किया। तो ये बिंदुसार का एक छोटा सा इतिहास है, हमें कक्षा 10 के स्तर पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों साथ साथ में इसके स्क्रीनशॉट लेते रहो और साथ साथ में नोट्स बनाते रहो लॉकडाउन के चलते। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं हूँ विकास कुमार। तो जो प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया संदेश का हमें पालना करनी है और पूरा देश जो कोरोना महामारी से लड़ रहा है उसको हमें साथ मिलकर उस महामारी को हराना है। तो जय हिंद, जय भारत, जय दोस्तों।